हेलो फ्रेंड, इतिहास समय बोध चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखे होंगे। कोई यूजीसी नेट का तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, तो कोई किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहा है। इस समय वह बहुत ही विरोधाभास ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। हमें जिस क्षेत्र में हम हैं, जिस क्षेत्र का हम तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करना चाहिए। जो संघर्ष नहीं कर रहे और विपरीत परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियों के हिसाब से चले, ऐसे लोग कामयाब नहीं हो सकते। विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने को अनुकूल रखेंगे। एग्ज़ाम हो या न हो, जो तैयारी आपकी चल रही वो तैयारी वैसे ही होनी चाहिए। अगर तैयारी आपकी हो नहीं रही है तो वो तैयारी उतना ही बनी रहनी चाहिए। इसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से इतिहास सम्यक बोध आप लोगों के लिए बेस्ट एमसीक्यूज इतिहास से संबंधित ला रही है। और आज तो कुछ विशेष क्वेश्चन, लगभग 6 क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब समय के साथ इंक्रीज करेंगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन मल्टीपर्पज मतलब लेकर आएंगे और भी बेस्ट लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको पता चले। और वीडियो टाइम के अनुसार ही आएगा, और आप किसी भी टाइम निकाल कर इस छोटी वीडियो को देख लें, और जब भी टाइम मिले तो देखते रहे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है मित्रों, और मैं यहाँ पर 6 MCQs लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप इसे ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करें, और जितना आप करते हैं दिल से, कमेंट भी ज़रूर करें कि आप मेरा इतना सही है, मेरा इतना सही है। ठीक है मित्रों, अब मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। देखिए, प्रैक्टिस नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा काल अपने उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर ए प्राचीन नूतन काल, क्वेश्चन नंबर बी जुरेसिक काल, क्वेश्चन नंबर सी क्रिटेशियस काल, और क्वेश्चन नंबर डी ट्रेइसिक ट्रियासिक काल। ट्रियासिक काल है मित्र। आप क्वेश्चन आंसर आप स्वयं चॉइस करें, और मैं बताने जा रहा हूँ मित्रों। इसका राइट आंसर है प्राचीन नूतन काल। प्राचीन नूतन काल, ये जो प्राचीन नूतन काल है अपने उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है, और इसी काल में पूरे विश्व में और साथ ही साथ भारत में हिमकाल, लगभग 4 हिमकाल पड़ता है, और इस 4 हिमकाल को भी उप भागों में विभाजित किया गया है। जो आर्कियोलॉजी का हिस्सा है, हमें बस इतना पता होना चाहिए। जो प्राचीन नूतन काल है ये अपने उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। और प्राचीन नूतन काल को हम लोग किस नाम से और जानते हैं मित्रों, बताइए। प्राचीन नूतन काल को हम लोग प्लायोसीन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 2, ए लोहरादेव, बी मेहरगढ़, सी चोपनी मांडो, चिराद, डी है चिराद। तो राइट आंसर बताएं आप, और मैं बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या मिला है? गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य। हालांकि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछा जाए तो लोहरादेव होगा है, क्योंकि लोहरादेव से जो प्राप्त हुआ है वो प्राचीनतम
कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है गेहूं का, तो गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। और चोपनी मांडू का अगर हम बात करें तो चोपनी मांडू से क्या मिला है? मृदभांड मिला है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम मृदभांड है। इसे नवपाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। और चिराद क्या है? चिराद में हड्डियों का सबसे ज़्यादा प्रमाण मिलता है, यानी हड्डी और सींग के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? चिराद। चिराद भी क्या है? नवपाषाणिक एक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3, सोहन संस्कृति किस उपकरण से संबंधित है? ए हैंड एक्स, बी अस्यूलियन, सी स्क्रैपर और डी पेबुल। राइट आंसर बताएं। तो मैं बताने जा रहा हूँ, राइट आंसर है डी पेबुल। पेबुल यह उत्तर भारत की संस्कृति है, पाषाण काल से संबंधित, और इसे हम चापर चापिंग भी कहते हैं। चापर एक ऐसा उपकरण होता था जिसके सिर्फ एक ओर धार होता था, और चापिंग जो उपकरण होता था उसके दोनों ओर धार होता था। यही सिंपल सी अंतर है चापर और चापिंग की। और यह सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से यह उपकरण प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे उत्तर भारत से संबंधित जोड़ा जाता है, यानी इसे उत्तर भारत की संस्कृति कहा जाता है, चापर और चापिंग को। ये जो सोहन है फ्रेंड, यह वर्तमान शिवालिक पर्वत में एक पोतवार के पठार में एक नदी थी जिसे हम लोग सोहन के नाम से जानते हैं। और यह हिम काल में क्या होता था, समय से मैं आपसे कहा था 4 हिमकाल और भी छोटे छोटे हिमकाल पड़े। तो हिमकाल में क्या होता था, हिमकाल में जल के बहाव से नन्हे नन्हे बालू आते थे, यानी बालू के कण आते थे, और यही सोहन घाटी में एक लेयर बना लिए, लेयर बाय लेयर बना लिए, और जो समय समय पर हिमकाल में बने। और इसी लेयर को हम लोग वेदिका कहते हैं। उस वेदिका को आप लोग मत समझो जो हम लोग मंदिर कला, स्तूप कला के अंतर्गत पढ़ते हैं, वेदिका यानी उस रेलिंग को, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर है उस लेयर की बात हो रही है जो हिम काल में बने। और ये नन्हे नन्हे बालू, जो बालू कणों से लेयर बने, और इन्हीं बालू कणों में हमें ये सब उपकरण मिलते हैं, यानी आदि मानव के अवशेष मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम बात करें स्क्रैपर। ये जो स्क्रैपर है ये मध्य पूर्व पाषाण काल का उपकरण है। और हैंड एक्स तो आप जानते होंगे, ये जो हैंड एक्स है यह दक्षिण भारत की संस्कृति, है, और इसे हम लोग अस्यूलियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसकी खोज लगभग 1864 ईस्वी में हुई थी। किसकी? हैंड एक्स, जिसे हम अस्यूलियन के नाम से जानते हैं। कब हुई थी खोज? 1864 में खोज हुई थी। कहाँ से हुई थी? मद्रास के पलवरम से। इसीलिए इस उपकरण वहाँ से मिला है, यानी मद्रास के पलवरम से मिला, इसलिए हैंड एक्स या अस्यूलियन संस्कृति को मद्रासियन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप शायद समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है नागौरी। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, नागरी रहना चाहिए। नागरी नामक पुरास्थल किस नदी के तट से प्राप्त होता है? ए बनास, बी लूनी, सी गंभीरी और डी बैराज। तो राइट आंसर फ्रेंड डी है
डी डी जो नागरी नामक पुरास्थल है वो बैराज नदी के तट पर, यह एक निम्न पुरापाषाण काल स्थल है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हथनोरा में होमो इरेक्टस मानव की खोज किसके द्वारा की गई? ए H.D. सांकलिया, बी बीबी लाल और सी A.K. सोनकिया, डी G.R. शर्मा। तो राइट आंसर बताएं। राइट आंसर है A.K. सोनकिया। अरुण कुमार सोनकिया के द्वारा क्या हुआ? होमो इरेक्टस की खोज की गई, जो नर्मदा नदी के हथनौरा से प्राप्त हुई है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। ऐसा कौन सा मध्य पसाड़िक स्थल है जहाँ से बाहा आक्रमण या नरसंहार का साक्ष्य प्रकट होता है? तो ऑप्शन आप देखिए, ए सरानहार राय, बी दमदमा, सी मदहा और डी लेखैया। आप आंसर चॉइस करें और मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, यह है सरानहार राय। ए। और मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए रखा हूँ। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी किसे अरहंत की अवस्था प्राप्त नहीं हुई थी? ए महाकश्यप, बी है, मान लीजिए बी है, 2 आनंद और 3 है उपाली। यहाँ पर देखिए 1 हो गया है, यहाँ पर 4 रहना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आप स्वयं चॉइस करें। तो मित्र राइट है 2 यानी आनंद। आनंद क्या थे? भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। भगवान बुद्ध और आनंद के बीच में एक बात हुई थी, जैसे कि आनंद कहते बुद्ध से कि भगवान मैं आपके सेवा में तत्पर रहना चाहता हूँ और मुझे आप हमेशा अपने साथ रखिए। तो ऐसे में आनंद जब भगवान बुद्ध के हमेशा सेवा में तत्पर थे तो वो ध्यान नहीं कर पाए, यानी जिसका उस काल में जो उनका धम्म था, जो भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था, जिस साधना को लोग करते थे, उस साधना के लिए इनके पास टाइम ही नहीं मतलब मिला। क्यों? क्योंकि वो भगवान बुद्ध के सेवा में तत्पर रहते थे, चाहे वह कहीं प्रवचन देने के लिए जाए या वो बिहार में हो या शयन कक्ष में हो, हर जगह हर समय आनंद उनके साथ थे। यही कारण है मित्र कि उनके द्वारा उनके अभाव में, यानी उनके अभाव में प्रथम बौद्ध संगति हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगति में ऐसे विद्वान की ज़रूरत थी जो भगवान बुद्ध से एकदम नज़दीक का संबंध हो, यानी कि वो कहाँ पर गए, क्या ज्ञान दिए, किससे संपर्क किए, क्या क्या मतलब घटनाएं हुई, उस घटनाओं को आनंद के सिवा और कोई नहीं समझ सकता था, जान सकता था। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि वो भगवान बुद्ध की सेवा में हमेशा तत्पर थे, क्योंकि आनंद ने यह बात उनसे कह दी थी कि भगवान मैं आपकी सेवा तभी करूँगा जब मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। तो भगवान बुद्ध से संबंधित जितनी भी घटनाएं थे आनंद को यथार्थ रूप में मालूम था। यही कारण था कि आनंद के बिना प्रथम बौद्ध संगति हो ही नहीं सकती थी। इसलिए आनंद को 1-2 दिना का टाइम दिया गया। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी कि जब वो इस लोक से चले गए, उनका देह त्याग हो गया, तब उन्हें भरपूर टाइम मिला और उन्हें 2 दिना का टाइम दिया गया। तो तब वो 2 दिना तक कड़ी तपस्या के बाद उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, यानी वो अरहंत की अवस्था प्राप्त किए। तब जाकर क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगति संपन्न हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आनंद होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।